बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूँ रिमशा कमल। नाज़रीन, 4 दिसंबर को माज़ूरों का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन के मौके पर कई तरह के प्रोग्राम किए गए ताकि हम इससे सबक सीख सकें कि हम माज़ूरों की ज़िंदगी को ज़्यादा सहल और आसान बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करें, उनकी मदद करें, उनके साथ ताउन करें। नाज़रीन, माज़ूर इंसान ऐसे अफराद जिनमें कुदरती तौर पर या हादसाती तौर पर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई ऐसी आती है कि जिसकी वजह से हम उन्हें माज़ूर का लक़ब दे देते हैं, हालांकि वो आम इंसानों से कम नहीं होते। जैसे हमारे पास 2 हाथ 2 पाँव, लेकिन उनके पास अगर इनमें से कोई एक चीज़ कमी भी है तो अल्लाह ताला उन्हें दूसरी चीज़ ऐसी नवाज देता है जो हमसे ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे अगर किसी के पास हाथ नहीं है तो वो पाँव से लिखना सीखता है। हम आम इंसान पाँव से नहीं लिख सकते। माज़ूरों में ये खूबी पाई जाती है कि वो अगर उनके पास एक चीज़ नहीं है तो वो दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और हमसे जितना हो सके हम उनके साथ ताउन करें, उनके साथ भलाई से पेश आएँ। जामिया मस्जिद कुलोनौज़ में महर फैसल के वालिद मरहूम और कारी यासीन वडालवी के नाना जान के साले सवाब के लिए एक रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया। उसके साथ ही मैरिया नसीरिया ट्रस्ट यूनान में मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से एक 11वीं शरीफ की महफिल का एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुआ करनी चाहिए, कसरत के साथ दुआ करें। रिवायात में आता है कि बाद लोग गुनहगार गुनाहों समेत कब्र में जाएंगे, लेकिन जब कब्रों से निकलेंगे तो बेगुनाह होंगे। ये मैं हदीस पाक सुने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कब्रों से निकलेंगे तो बेगुनाह होंगे कि पिछलों की दुआओं की बरकत से वो बख्श दिए गए होंगे। पिछलों की दुआओं की बरकत से वो बख्श दिए गए होंगे। तो कसरत के साथ दुआ करनी चाहिए। लेकिन अब दुआ करे कौन? हम तो नमाज ही पढ़ते, हम तो मसाजिद में आते ही नहीं है, नमाज की तरफ जाते ही नहीं है। दुआ कौन करेगा अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमैन के लिए दुआ कौन करेगा? तो मीठे मीठे और प्यारे प्यारे साईं भाइयों, दुआ करें। आपकी दुआओं की बरकत से आपके वालिदैन जो जो फोत हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं की बरकत से उनके गुनाहों को मुआफ फरमाएगा और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। ते कोई साख नहीं बाप दे साख वर्गा, भावे फोल के वेख जहां सारा, ते बच्चा शाद गफारी जेकर जान मांग लवे, बाप हो जाए कुर्बान सारा। और दवा सीस लैला कोई बाप कोलू, ते जे कबर विच सुख पावना ही, ते किसे मुल अमल आबादता नहीं, ते किसे मुल अमल आबादता नहीं, जे तू बाप दा दिल दिखावना ही, ते जिन्हें मापिया नु साबर दुखी कीता उन्हें एवें जहानू जावना ही। क्योंकि लख आमन बहारां विच गुलशन, लख आमन बहारां विच गुलशन, माली बाग दे मुख परतावना नहीं। लख आमन बहारां विच गुलशन, माली बाग दे मुख परतावना नहीं, ते वाज मारनी नहीं किसे बाप वांगू, पुत कह के किसे गल लावना नहीं। ते जिन्हें लाड लडाए ने सानू बाप प्यारे, इस तरह किसे ने लाड लडावना नहीं। और दिल रोंदा रहंदा है तां साबर, जान वाले ने मुड़ के आवना नहीं, जान वाले ने मुड़ के आवना नहीं। और है दुआ मेरी कि बाबा जी कबर तेरी अल्लाह पाक सोना पर नूर रखे, कह दो ना आमीन। और है दुआ मेरी कि बाबा जी कबर तेरी अल्लाह पाक सोना पर नूर रखे, वसन रब दियां रहमतां हर वेले, ते साया रहमत दा रब्बे गफूर रखे। ते तेरे बाप दी कबर फुल्लां दी सेज होवे, हर बला मौला ते तू दूर रखे, सच्चे हथ दे विच होवे अमाल नामा, काली कमली थले हजूर रखे। सच्चे हथ दे विच होवे अमाल नामा, काली कमली थले हजूर रखे। फरमाया कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान ने मौत दा ज़ायका चखना है। ज़ायका मिठा भी हुंदा है ते कौड़ा भी हुंदा है। मिठा ज़ायका किने चखिया मौत दा? दाता अली हजवेरी ने। सुभान अल्लाह, जोर नाल कह दियो जरा। दाता अली हजवेरी ने ज़ायका मिठा चखिया है। क्यों कि आशिक़े रसूल ने, खूने रसूल ने, खूने बतूल ने ज़ायका मिठा चखिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने ज़ायका मिठा चखिया है। आला हजरत फाजले बरेली ने। अल्लाह करोड़ा रहमता नाजल फरमाए। अरे रहमत दामी बरसा मौला, ते खेती हिरस उम्मीद दी तरी कर दे, नेकी नहीं कीती बे
شک ہاں مجرم نیکی نہیں کی تھی، بے شک ہاں او میں ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے۔ سارے جانتے پھر کے تیرے گیا سر تاج دادا جھکدا ویکھیا، ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے، سبحان اللہ، ہو کمائی ہے ساری عمر دی۔ سماعت فرما لیجئے کہ ولی، ہر ولی اللہ کا دوست ہے۔ ولی کا معنی ہے دوست۔ ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہے اور نبی بھی ہے، مگر ولی جو ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے کوئی آنے والا، کسی گروہ کا ہوتا ہے یا کسی معاملے کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خوف۔ تو غم ہوتا ہے ماضی میں جو گزر جائے اس کو کہتے ہیں غم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ بیٹے کا غم، اولاد کا غم، دوست کا غم، کوئی دنیا سے چلا جائے اس کا غم۔ تو فرمایا یہ غم بندے نے زندگی میں ایسا غلط کام کیا ہوتا ہے، غلط کاری کی ہوتی ہے، شراب پی ہوتی ہے یا کوئی غلط کاری، کوئی بھی، اللہ محفوظ رکھے، اگر وہ کیا ہوتا ہے تو بندے کو جب سمجھ آتی ہے اللہ کی طرف سے تو بندہ اس کو غم کرتا ہے، یار میں نے وہ غلط کیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ولی وہ ہیں زندگی میں ایسا کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے نہیں، ان سے بھی یہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا لا خوف، زیادہ خوف جہنم کا ہوتا ہے میرے ولیوں، میرے نبیوں، تمہیں اس کا بھی ڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بلیک پول میں زیر تعمیر نور مدینہ مسجد کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بلیک پول میں رہتا ہوں اور یہاں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، نور مدینہ مسجد، جو بلیک پول کی پہلے اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے۔ یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، لوگ فٹ پاتھوں پہ نماز پڑھتے تھے، کوئی کسی آگے دوستوں کے پاس شاپوں میں نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ برائے مہربانی یہ مسجد کی جو جگہ لی ہوئی ہے شاہ صاحب نے، اور اس کا قرضہ ادا کرنا اسی طرح پورا ہے، تو یہاں کے لوگ بھی کر رہے ہیں مدد، ہم لوگ بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جتنے پیسے دیں گے خدا تعالیٰ اس میں آپ کو اتنی ہی برکت دے گا۔ ہفتہ 8 دسمبر اور اتوار 9 دسمبر رات 8:05 پر صرف تکبیر ٹی وی پر۔ یورو ایشیا ٹریڈرز ایشین فوڈ اور مسالہ جات خریداری کا سب سے بڑا مارکیٹ، گھریلو استعمال کے لیے پاکستانی برتنوں کی الگ ویرائٹی بھی دستیاب ہے۔ برائے رابطہ لیفورو ایرینی ٹاور 71، فون نمبر 2103462787694 51438436945014676974988190190۔ فخر پاکستان دیار غیر میں آباد 80 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی شناخت کا پروگرام، جس میں دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ فخر پاکستان ایک ایسا دستاویزی پروگرام جس میں مادر وطن کے لیے دیار غیر میں جدوجہد کرنے والے ہم وطنوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ دیکھنا مت بھولیے پیرس کی مشہور سماجی شخصیت چودھری صفدر برنالی کی میزبانی میں فخر پاکستان۔
ناظرین اب چلتے ہیں پاکستان کمیونٹی یونان کے منتخب صدر ملک عبد المجید اور آڈٹ کمیٹی کے منتخب اراکین کی تقریب حلف برداری کی جانب. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آج بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کی جو رونقیں تھی وہ بحال ہو چکی ہے اور رونقیں دوبارہ لوٹ آئی ہیں. وہ جو پرانے دور کی تنقید برائے تنقید ایپ جو کوئی والی آتے وہ ہمیں چھوڑنا ہوگی. اگر ہم اچھائی کی طرف بڑھنا چاہیں گے تو باخدا ہمیں اپنے رویے بہتر کرنا ہوں گے. اس نظام کو چلانے کے لیے ہمیں مال اور جان کی قربانی میں نہیں کہوں گا اپنی سوچوں کی قربانی دینی ہے. السلام علیکم. Espera, que por σουκριά. Δεν ματάει η διάλεξη. Να σας καλέσω λοιπόν αυτά τα λίγα λόγια. Καλό αγώνα για λοιπόν να ξαναδείξουμε. Ευχαριστώ. اب میں دعوت اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے صاحبان کو دیے جانے والا ہوں. جناب مشہور و معروف صحافی اور امیدوار کمیٹی برادر احسان اللہ خان صاحب. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے جو 5ویں الیکشن اس بار منعقد ہوئے, سپریم کونسل آف پاکستان کمیونٹی نے ان الیکشنز کے انعقاد کے لیے جو اقدامات اٹھائے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ اس کا جواب اپنے ہاتھ اٹھا کر دینا ہے. جتنی بھرپور تالیاں ہوں گی اتنی زیادہ ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی. طویل عرصہ اس پر سب کر کے ایک بہترین الیکشن کا انعقاد کر کے آج ہم نے ایک نئی منتخب قیادت جو ہے وہ فراہم کر دی, جس پر میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بلند آواز میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو سلام پیش کریں. سلام. دوسرے نام کا نو منتخب صدر پاکستان کمیونٹی جناب ملک عبد المجید صاحب کی جانب, جنہوں نے اپنی پہلی ہی پریس کانفرنس میں اور پہلے ہی اظہار خیال میں ان تمام بتوں کو پاش کر دیا جو اختلافات, مفادات, ذاتیات اور انا کے خون میں گھرے ہوئے تھے. ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی تالیوں کا انتظار ہے. بے شک ایسے ہی جذبات سے اور ایسے ہی خیالات سے ہم اس پاکستانی قوم کو متحد کر کے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور تیسرے, پاکستانی میڈیا, یونان میں پاکستانی میڈیا جس نے ان انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر قسم کی خدمات فراہم کی. اگر آپ لوگ میڈیا کے تعاون سے مطمئن ہیں تو انہیں بھی خراج تحسین پیش کیجیے اپنی تالیوں سے. اس کے بعد صرف ایک ہی پیغام ہے میرا کہ ملک صاحب, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے, آپ کو صدر پاکستان کمیونٹی منتخب کیا گیا ہے. جن خیالات کا
ان پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور کہیں پر بھی پاکستانی قوم کے مفاد کو بالائے طاق رکھ کر اس بات کا ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ ہم کسی بھی تنظیم کا یا کسی بھی اپوزیشن کی اس کا حصہ نہ بنیں۔ سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا مفاد سامنے رکھنا ہوگا اور پاکستانی قوم کا، اور اس کے بعد جو ہمارے اپوزیشن کی گران ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا، جنہوں نے اس پروسیس میں حصہ لیا، ان کو بھی اسی طرح عزت دینی ہوگی جس طرح آج آپ نے دی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کمیٹی کے لیے جو آڈٹ کمیٹی منتخب کی گئی ہے، ہمیں امید ہے کہ آڈٹ کمیٹی کو منتخب آڈٹ کمیٹی جس پر پوری قوم نے اعتماد کیا، وہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ اس پروسیس کو آگے چلنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور منتخب صدر اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ لیکن ایک کام ہماری قوم کو کرنا ہوگا، ایک کام ہم سب میں سے ہر ایک کو کرنا ہوگا، اور وہ ہے ایک یورو کی ممبرشپ۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ممبرشپ کو برقرار رکھے بغیر آگے بڑھ جائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بھول اور غلطی ہوگی۔ اگر ہمیں واقعی ملک عبد المجید سے پیار ہے، اگر ہمیں واقعی پاکستان کمیونٹی اتحاد کے پلیٹ فارم سے پیار ہے، تو ہمیں اپنی ممبرشپ کو مسلسل رکھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانا ہوگا۔ پاکستان میں اپنے اپوزیشن گروپ سے ملک دلشاد ملک پیر صاحب کو تہہ دل سے مبارک دیتا ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں آج اچھے کام کے لیے جب بھی انہیں ہماری ضرورت پڑے گی اپنے ساتھ پائیں گے۔ اسی طرح میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں جب یہ ہماری پاکستان کمیٹی اتحاد کی اگر اعتبار پہ اعتماد پہ نہ اترے، ہمارے پبلک کے ساتھ ان کی ڈیل وہ نہ ہوئی جو ہونے چاہیے تھی، تو میں اپوزیشن کا کردار بھی ادا کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پبلک ہے ان کا بھی حق ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ایک نظام بنایا ہے چندے کا کم وہ برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ چندے کے سر پہ ہی تنظیمیں چلتی ہیں۔ اور اپنی کمیٹی کی طرف سے بھی اپنی ٹیم کی طرف سے بھی دوبارہ بخش صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی تقریب علفبرداری اور آج یہ رونق دیکھ کے میں سپریم کونسل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ ذمہ داری آسان طریقے سے نبھائی، اور آج بہت عرصے بعد پاکستان کمیونٹی کو تقریباً 12 سالوں سے، اور آج یہ تقریب علفبرداری دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم باشعور قوم، اور آئندہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ملک منیب صاحب کو پاکستانی برادری کی فلاح کے لیے اور اچھے کام کے لیے جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ چاہوں گا کہ شکریہ ادا کروں پاکستان کمیونٹی کے الیکشن میں انتہائی شاندار اور بہترین کردار ادا کرنے پر سپریم کونسل کے تمام اراکین کو، جناب عمران اللہ چودھری، اشیر حیدر، جناب چودھری شاہد غفار صاحب، اور خصوصی طور پر چیئرمین سپریم کونسل جناب امتیاز عالم جعفری صاحب، بہت مشکور ہوں، تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے کھٹن دور میں بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے، دن رات دیکھ کر کے آپ نے محنت کی اور خدا نے آپ کو سرخرو کیا۔ مبارکباد پہلے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ اس میں سرخرو ہوئے۔ کونسل خاص طور پر خراج تحسین کی مستحق ہے کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے 10 ماہ کی محنت کر کے بہت سارے رائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو جس طرح اس قوم نے اپنا حال بدلنے کے لیے مصمم ارادہ کیا ہے،
बेहतर से बेहतर काम करने के लिए जो अपनी कोशिशों से अपनी जो ताकत से मैं उनको बड़ी दफा देने का रहा हूँ, इसलिए मानना चाहता हूँ क्योंकि जो इसके बाद क्योंकि ये जो तकरीर मैंने शुरू की है ये नशीर साहब ने शुरू करनी थी और मैंने बैठे हुए सवाल देने में आ रहे थे कि वो अभी इधर मौजूद नहीं है। मैं तमाम जो तालीम देने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पाकिस्तान तालीम की नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट टॉक शो की जानिब। इम्तियाज ट्रैवल साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। ब्लैकपूल में ज़ेर तामीर नूर मदीना मस्जिद को मुकम्मल करने के लिए आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, અમે લોકો પ્રેસિડેન્ટ આવ્યા છે બિઝનેસ માટે અને નમાઝ પઢવા નૂરે મદીનામાં જઈએ છીએ, તો એ મસ્જિદને અપીલ કરજો બહુ છે એટલા માટે એમને પૈસાની જરૂર છે, તો મહેરબાની કરી હરેક મુસલમાન ભાઈ બહેનને અપીલ છે કે એને હેલ્પ કરે, મસ્જિદને હેલ્પ કરે જેથી કરીને મુસલમાન ભાઈઓ નમાઝ પઢી શકે ત્યાં। જઝાકલ્લાહ। हफ्ता 8 दिसंबर और इतवार 9 दिसंबर रात 8:05 पर सिर्फ तकबीर टीवी पर। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम बातमाद सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं एहसानुल्लाह खान। नाज़रीन, यूनान में कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मुतासिबाना कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं और इन मुतासिबाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हुकूमत यूनान की जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर नज़र आती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हों जिनका इल्म तारकीन वतन तक ना पहुँचता और हम ये समझ रहे हों कि शायद हुकूमत यूनान बेबस या बेहिस हो चुकी है और तारकीन वतन के ख़िलाफ़ होने वाली मुतासिबाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए अपना पूरा किरदार अदा नहीं कर रही। दूसरी तरफ जो गैर मुल्की तारकीन वतन सियासी पनाह के तलबगार होते हैं उनकी जो पॉलिटिकल स्टे के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है उस ऑफ़िस के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक लाइनों में लगे रहते हैं, ज़लील व ख्वार होते हैं और बहुत से लोगों को न सिर्फ ये कि माँ सिवाय खजालत के कुछ हासिल नहीं होता बल्कि वो मुतनफ़र होकर उस
दरख्वास्त से ही पीछे हट जाते हैं। और जिन लोगों को रेड कार्ड की सूरत में एक इब्तदाई स्टे कार्ड मिल भी जाता है वो लोग भी मुतमईन नहीं होते, क्योंकि जब उन्हें भी चेक किया जाता है तो उन्हें भी साथ बस में बिठाकर पुलिस ले जाती है और 4, 5, 6 घंटे की खजालत के बाद उन्हें चेक करने के बाद छोड़ा जाता है। इसी तरह यूनान की हर गली हर मोहल्ले के अंदर जो एक स्कूप ऑपरेशन जिसको हम कहेंगे कि जिसे आप ऑपरेशन क्लीन अप का नाम भी देते हैं, गैर मुल्की तारकीन के खिलाफ, वो भी रोज़ बरोज़ ज़्यादा उसमें इजाफा होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हर इलाके में और हर मोहल्ले में ये काम बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी जद में आकर कई ऐसे लोग भी जो बाकायदा यहाँ पर लीगल हैं और साल से यहाँ पर मुकीम है, उनको भी ले जाया जाता है उस मरकज़ में, वहाँ जाकर चेक करने के बाद छोड़ा जाता है। ये तो एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि जिन लोगों पर ज़रबें लगाई जाती हैं, जिन लोगों पर हमले किए जाते हैं, जिनके अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है, उनके बारे में हुकूमत यूनान क्या कर रही है और हुकूमत यूनान क्या ख्याल करती है। एक तस्वुर ये भी है कि शायद हुकूमत यूनान के कुछ हलकों के अंदर ये पॉलिसी तरतीब दी गई है कि तारकीन वतन को डिसहार्ट करने के लिए, उन्हें यहाँ से निकालने के लिए इससे अच्छा, इससे बेहतरीन ज़रिया और कोई नहीं कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करें, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, इनके ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ करें और ऐसी सरगर्मी और ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीमात की पुष्ट पनाही की जा सके। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक इस बात में हकीकत है कि हुकूमत यूनान इसकी पुष्ट पनाही कर रही है, इसको बैक कर रही है, ये बातें आज हम पूछेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हुकूमत यूनान के एक बहुत अहम नुमाइंदा, वजारत शहरी तहफ़्फ़ुज़ व अमन आमा, जिसे यूनानी ज़बान में इपुरियो दिमोसियस टैक्सिस के प्रोस्टासियत पोलिटी कहा जाता है, उसके सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, किरिए पेट्रोक्लूस जॉर्जियादिस कास्कालुसोरिस स्टूडियो मास। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ को होस्ट के तौर पर हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी जनाब इरशाद अहमद भट्ट साहब को, चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा दस्तरस है यूनान के कवानीन पर भी और यूनानी माशरे के मामले में बहुत ज़्यादा वो जानते हैं, इसलिए आज वो मेरी मावनत भी करेंगे और हमारे साथ मेहमान के तौर पर भी वो शरीक है। भट्ट साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। Kirigenice irotissimo είναι ήσασταν γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών επί της κυβέρνησης κ. Καραμανλής και χειρίζεται τα θέματα νόμιμων μετανάστων στην Ελλάδα και θέματα ένταξης. Είχατε μια εικόνα για την παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα πριν λάβετε αυτή τη θέση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Με χαρά ήρθα εδώ για να ενημερώσουμε τους Πακιστανούς συμπολίτες μας για το τι κάνει η Ελλάδα σήμερα και το πώς πορεύεται στο μεταναστευτικό. Όπως ίσως ξέρετε, και στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου είχαμε την ευθύνη της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης, και σήμερα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπου έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιληθεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά στη χώρα μας, η οποία, όπως γνωρίζετε, βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στη δίνη εισόδου εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως να βρουν τόπο για να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Αυτό, όπως γνωρίζετε, φέρνει προβλήματα από τη μια στις χώρες όπου εισέρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι πολίτες, χωρίς να υπάρχει πριν κάποια συνεννόηση. Από την άλλη μεριά ταλαιπωρούνται πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι, οι οποίοι χωρίς να έχουν γνώση του που πάνε, τι θα κάνουν εκεί ακριβώς που πάνε, βρίσκονται στο τέλος σε μια δύσκολη κατάσταση, αφού πρώτα τους έχουν εκμεταλλευτεί δουλέμποροι και τους έχουν πάρει πολλά χρήματα για να τους μεταφέρουν σε ένα παράδεισο, ο οποίος τελικά ανακαλύπτουν ότι δεν υπάρχει. Στην πράγματι δεν υπάρχει. Απλά είχαν το όνειρο, τους λέγανε και ερχόντουσαν χωρίς να ξέρουν ότι τι τους περιμένει μπροστά εκεί. Ναι, ξέρετε, οι παράδεισοι υπάρχουν μόνο στις θρησκείες. Στη γη υπάρχει πραγματικότητα. Και στη φαντασία, νομίζω. Στη φαντασία. Αν θα υπήρχουν μετά από τη ζωή. Κύριε Μπάτση, τι θέλετε να ρωτήσετε εσείς? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη, διότι καλά όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουμε εδώ για μετανάστες, ειδικά για το άσυλο και τέτοια,
η ελληνική κυβέρνηση, η ευρωπαϊκή κοινότητα κοιτάει τίποτα? Για ποιος λόγος έρχεται μετανάστη εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, έχετε απόλυτο δίκιο στο ερώτημα αυτό. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουν αντίθετα με την ευρωπαϊκή κοινότητα, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί είναι αν οι κυβερνήσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι συγκεκριμένοι μετανάστες κοιτάνε πραγματικά τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν και φεύγουν οι πολίτες, ψάχνοντας οι πολίτες των χωρών τους για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Είναι γεγονός πάντως, απαντώντας στο ερώτημά σας, ότι στην Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η συζήτηση για τους λόγους τους οποίους αναγκάζονται να φύγουν οι άνθρωποι από τις χώρες τους ψάχνοντας να βρουν μια καλύτερη ζωή, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ όμως εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι τελικά οι λόγοι για τους οποίους ο κάθε πολίτης φεύγει από μια χώρα για να μεταναστεύσει σε μια άλλη, είτε με νόμιμο είτε με παράνομο τρόπο, είναι εν γέννη γνωστοί. Θέλετε να είναι η ανέχεια και οι άσχημες οικονομικές συνθήκες. Θέλετε να είναι καθεστώτα τα οποία είναι αυταρχικά ή δικτατορικά. Θέλετε να είναι το φαινόμενο της εγκληματικότητας ή των εμφυλίων πολέμων ή των πολέμων αυτών καθεαυτών. Ακόμα τελευταίως παρατηρούμε και το φαινόμενο να προσπαθούν πολίτες να φύγουν από τις χώρες τους εξαιτίας αυτού που λέμε κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική αλλαγή. Αλλά γενικότερα εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι το φαινόμενο το μεταναστευτικό, το φαινόμενο δηλαδή της μετακίνησης είτε μεμονωμένων ανθρώπων είτε ομάδων ολόκληρων, ανάγεται στην ιστορία της ανθρώπινης φύσης, έτσι, του ανθρώπου γενικά. Ο άνθρωπος πάντα προσπαθεί να βρίσκει τόπους όπου θα μπορέσει να δημιουργήσει, να ζήσει ποιοτικά, να περάσει καλύτερα αυτός, η οικογένειά του και οι επόμενες γενιές. Άρα λοιπόν το μεταναστευτικό φαινόμενο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε από μόνο του, μόνο σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες, επειδή έτυχε αυτή την περίοδο τα τελευταία 200 χρόνια να έχουμε κράτη, έθνη ή να έχουμε στήσει καινούρια σύνορα. Θα πρέπει να το δούμε στην ουσία του και να δούμε πώς τελικά και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, ούτως ώστε να μείνουν στον τόπο τους, να ζήσουν στον τόπο τους και να ευημερήσουν στον τόπο τους, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται τα προβλήματα τα οποία διαπιστώνονται από τις μεταναστευτικές ροές όπως αυτές συμβαίνουν στον σημερινό κόσμο, όπως αυτός έχει δομηθεί. Η υπηρεσία ασύλου υπάρχει στις επευθείας σε εσάς ή να μας πείτε ποια είναι η νέα δόμη ή τι σκέφτεστε? Η ελληνική πολιτεία στην προσπάθειά της να βρει λύση στο πρόβλημα των συσσωρευμένων αιτήσεων ασύλου που υπάρχουν στη χώρα μας, δημιούργησε το 2010 τρεις νέες υπηρεσίες, την υπηρεσία ασύλου, την υπηρεσία προσφυγών και την υπηρεσία κέντρων πρώτης υποδοχής. Στην Ελλάδα λοιπόν, εξαιτίας αυτού ακριβώς που σας είπα, δηλαδή της απότομης εισόδου παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε, συσσωρεύθηκε ένας τεράστιος όγκος πολιτών υπηκών ξένων χωρών, οι οποίοι ζητούσαν άσυλο. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι όταν αιτείσαι άσυλο, τότε αυτομάτως παίρνεις ένα χαρτί, αυτό που λέτε εδώ όλοι μας και εσείς και εμείς, ροζ κάρτα, έτσι, και αυτό αυτομάτως σου δίνει το δικαίωμα. Κόκκινη κάρτα. Ναι, αλλά με τη ροζ κάρτα κάθε ένας που παίρνει αυτή την συγκεκριμένη κάρτα και όσες φορές και αν την ανανεώνει, ζει, κινείται νόμιμα σε αυτή τη χώρα. Και εργάζεται ακριβώς. Αυτό λοιπόν θα λήξει μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του. Στην Ελλάδα λοιπόν επί πολλά έτη αντιμετωπίζαμε πρόβλημα και αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα πρόβλημα, διότι οι υποθέσεις των ανθρώπων που αιτούνται άσυλο δεν εξετάζονται γρήγορα. Λοιπόν η πολιτεία η ελληνική αποφάσισε αυτό το πράγμα να τελειώνει. Πρώτον, να εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου γρήγορα, ούτως ώστε και πρόβλημα... Πόσο γρήγορα? Θα σας πω. Και πρόβλημα να μην δημιουργείται στην ελληνική πολιτεία, και αυτοί οι οποίοι δικαιούνται άσυλο να το παίρνουν γρήγορα για να μπορέσουν να κανονίσουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο. Τι όρια έχετε, ποιοι δικαιούνται δηλαδή? Γιατί στο Πακιστάν υπάρχουν όρια τώρα
που γίνεται και σε ορισμένα σημεία, γίνεται και πόλεμος, γίνεται και αμφίλιος, γίνεται... Ακούστε να δείτε, καταρχήν όλα αυτά καθορίζονται από τη συνθήκη της Γενέβης. Ο δυτικός κόσμος, ο δυτικός πολιτισμός, όπως αυτός δομήθηκε, έχει καθορίσει και έχει συνυπογράψει μια συγκεκριμένη συνθήκη με βάση την οποία αναγνωρίζονται τα δικαιώματα και πότε κάποιος πρέπει να πάρει άσυλο ή όχι. Τι έκανε η ελληνική πολιτεία? Το 2010 λοιπόν, βλέποντας αυτή την κατάσταση, δημιούργησε 3 νέες υπηρεσίες που στόχο έχουμε να λειτουργήσουν στην πλήρη τους μορφή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013. Έχουμε λοιπόν τις υποθέσεις που εκκρεμούν, οι οποίες σύμφωνα με ένα ξεκαθάρισμα που έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ανέρχονται σε περίπου 40.000. Με συγχωρείτε. Και από εκεί και πέρα το πρώτο εξάμηνο του 2013 θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι νέες υπηρεσίες. Και ο ίδιος ο Υπουργός και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν δώσει προτεραιότητα στη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών, ούτως ώστε πλέον η διαδικασία ασύλου να δίδεται να προχωράει μάλλον όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε και εκείνοι που τη δικαιούνται να την παίρνουν και εκείνοι που δεν την δικαιούνται να γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Δεν έχετε κάποιο στόχο πόσο γρήγορα, από μήνες, χρόνια, μέρες? Ο στόχος είναι, καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο στόχος είναι να γίνεται σοβαρά η εξέταση του ανθρώπου που αιτείται άσυλο, δηλαδή να μην συμβαίνει αυτό που λέμε ξεπετάμε έναν άνθρωπο όταν του παίρνουμε συνέντευξη, αλλά ο στόχος είναι από τη στιγμή που θα λειτουργήσουν νέες υπηρεσίες για τις καινούργιες υποθέσεις μέσα σε 2 το πολύ 3 μήνες να έχει βγει η απόφαση. ब्लैकपुर में ज़ेर तामीर नूर मदीना मस्जिद को मुकम्मल करने के लिए आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। मैं इत्थे मेरा बिजनेस है, कारोबार है ब्लैकपुर में कपड़े का। यहाँ लोग आते थे सैर व तफरी के लिए, क्योंकि हमारे अपने जो मुसलमान लोग हैं वो बहुत कम हैं। यहाँ तो ज़्यादा है ब्लैकपुर में गोरे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे अपने लोग ब्रैडफोर्ड से, मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से, लंदन से आते थे, यहाँ हमसे पूछते थे हम नमाज़ पढ़नी है किधर। हम कभी उनको अपनी दुकान में नमाज़ पढ़ाया करते थे, कभी फुटपाथों पर पढ़ते थे, कभी किधर पढ़ते थे, कभी पढ़ते नहीं थे, कहते थे कि क़ज़ा पढ़ लेंगे। तो हमने सोचा कि हमें भी जुम्मा पढ़ना होता था, हम जुम्मा पढ़ते हैं। ये हमारी इधर जब मस्जिद बनाई है तो हमें बहुत आसानी हो गया कि हम जुम्मे की नमाज़ भी उधर पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें कि आप थोड़ा बहुत हेल्प हमारी करें, और अल्लाह का घर है ये, तो आप अल्लाह के रास्ते में देंगे तो अल्लाह भी आपको देगा। हफ्ता 8 दिसंबर और इतवार 9 दिसंबर रात 8:05 पर सिर्फ तकबीर टीवी पर। यूरो एशिया ट्रेडर्स एशियन फूड और मसाला खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तयाब है। प्राय रब्ता लेफोरो इरेनी टावर 71, फोन नंबर 2103462769450146676974988190। सियासत की बात हो या निज़ाम अदल, गरीब के हकूक या जुल्म की दलदल, इक़्तिदार की रस्सा कशी हो या अहले सियासत में कोई हालचाल, जमहूरियत का सुनहरी दौर हो या आमरीत, कश्मीर, पाकिस्तान, बरतानिया और यूरोप और आलमी हालात पर बेलाग तबसरे और तज्जिए, मैं लाऊंगा हकीकत सामने और पर्दा उठाऊंगा हर झूठ से। देखिए प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल शिराज खान के साथ। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री
और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर। फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। Κοιτάξτε να δείτε, ας το πείτε σκουπά. Το πρόγραμμα Ξένος ΖΕΒΣ εντοπίζει τους παράνομους μετανάστες και με βάση τον ελληνικό νόμο... Το αποτέλεσμα τι θα είναι, γιατί τους μαζεύετε. Το αποτέλεσμα τι θα γίνει, γιατί αυτό... Κοιτάξτε να δείτε, το αποτέλεσμα είναι απλό. Θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε πολίτης που ζει σε αυτή τη χώρα ότι αν είναι νόμιμος και έχει τα χαρτιά του, μπορεί άνετα να διαβιώσει σε αυτή τη χώρα. Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση περαιτέρω νομιμοποίησης, παρεκτός εάν λάβουν το καθεστώς του ασύλου, και θα πρέπει να σκεφτούν πολύ ήδη. Γενικά, προστασία του πολίτη, όταν λέμε, δεν εννοούμε και τους νομιμούς μετανάστες να τους προστατεύσουμε. Η προστασία του πολίτη, όπως το εννοείται με βάση τη δικιά μου αρμοδιότητα, έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Και η πολιτική προστασία, οι αρμοδιότητες της έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν στη χώρα μας. Έτσι, και όχι με την μετανάστευση. Λοιπόν, για τις επιθέσεις πώς το βλέπετε την πολιτική σας? Πάρα πολλοί μετανάστες εκμεταλλεύονται, τους γίνονται επιθέσεις, τους καίνε τα μαγαζιά, τους καίνε τα σπίτια, τους στέλνουν και αποτέλεσμα από την αστυνομία. Τελευταία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Και αυτό το νούμερο όσο πάει αυξάνεται. Παίρνει το νούμερο προς τα πάνω. Και από την αστυνομία και από την κυβέρνηση δεν βλέπουμε τα μέτρα προστασίας όπως πρέπει. Καταρχήν στην Ελλάδα δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν φαινόμενα ρατσιστικής βίας. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο αυτό και για μας είναι μια έκπληξη που πώς ξαφνικά αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει εμφανιστεί το τελευταίο 1-2 χρόνια, 3, δεν μπορώ να δώσω το σημείο κίνησης. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι προκαλούν τέτοια περιστατικά ή φαινόμενα ή τα καλλιεργούν, είναι ότι η ελληνική πολιτεία αντιδρά και θα αντιδράσει ακόμα πιο έντονα σε κάθε φαινόμενο ρατσιστικής βίας ή έκφρασης ρατσιστικών φαινομένων. Ήδη, εξ όσων γνωρίζω, στην ελληνική αστυνομία ιδρύθηκε για πρώτη φορά τμήμα για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας και πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, εξ όσων πάλι γνωρίζω, θα έχουν δημιουργηθεί οι δομές εκείνες όπου θα μπορεί να προσφεύγει ο κάθε συμπολίτης μας, ο οποίος υπόκειται σε τέτοιου είδους φαινόμενα, θα μπορεί να προσφεύγει, να καταφεύγει και να βρίσκει την συμπαράσταση εκείνη που του πρέπει. Θέλω όμως να είμαι σαφής και αυτό προς πάσα κατεύθυνση. Στην Ελλάδα τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας ούτε πρόκειται να συνεχίσουν, ούτε πρόκειται να επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Η Ελλάδα έχει παράδοση δημοκρατική, έχει παράδοση φιλοξενίας, έχει παράδοση ανεκτικότητας και δεν πρόκειται σε κανέναν ο οποίος εκμεταλλεύεται την οικονομική κρίση, την ανέχεια που έχει προκληθεί στο λαό μας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, να ρίξει το βάρος και να αρχίσει να προκαλεί ρατσιστικά φαινόμενα τα οποία ούτε τιμούν τη χώρα, ούτε τους πολίτες της, ούτε την ιστορία της και την παράδοσή της. Κύριε Γεωργιάδη, μήπως το Σύνταγμα της Ελλάδος επιτρέπει τους ρατσιστές να δίνουν τους παράνομους μετανάστες και να μην ακούει η αστυνομία? Είμαι βέβαιος ότι επειδή είστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα το έχετε διαβάσει όπως και εγώ και μάλλον είμαι βέβαιος, αλλά η εικόνα είναι διαφορετική. Όταν πάνε και γίνονται επιθέσεις και οι άνθρωποι είναι παράνομοι, τους πηγαίνουν αυτούς μέσα. Όχι. Όταν πάνε, τους φωτίζουν, τους πάνε μέσα και τους κλείνουν. Όταν πάνε και γίνονται επιθέσεις και είναι παράνομοι, θα πηγαίνουν και οι δύο μέσα. Και οι παράνομοι και αυτοί που δεν ήταν ποτέ να πάνε και οι δύο. Έχω διαφορετική άποψη. Ένα μήνυμα προς τους Πακιστανούς ιδιαίτερα, τι θα πείτε? Για δε τους υπόλοιπους, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι να μην φοβούνται να καταγγέλουν φαινόμενα ρατσιστικής βίας, ανεξαρτήτως αν είναι νόμιμοι ή παράνομοι, να είναι βέβαιοι ότι η ελληνική πολιτεία ετοιμάζεται και θα αντιμετωπίσει σίγουρα το θέμα. Αυτά. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσετε πολύτιμο χρόνο σας και
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης που μας δώσατε το χρόνο σας πολύ σύντομα και όταν έκανα την αίτηση, και πιστεύω και την άλλη φορά θα έχουμε την επαφή και θα δώσουμε την καλύτερη ενημέρωση τους σε πατρόφους μας και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεση σας. Είμαστε καλά. ناظرین اس عہد کے ساتھ کہ 4 دسمبر کو منائے جانے والے معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر کی جانے والی اظہار یکجہتی کو یاد رکھتے ہوئے ہم یہ عہد کرتے ہیں خود سے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں موجود تمام طرح کے معذوروں کا خاص خیال رکھیں گے. اپنی میزبان رمشا کمل کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. ایکسپریس منی ٹرانسفر، منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس. دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ. باعتماد نام، باعتماد سروس. دنیا کے ہر شہر میں برانچیں، ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ. پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ. ایکسپریس منی سمپل، فاسٹ اور تیز ترین. ایکسپریس منی ٹرانسفر. امتیاز ٹریول، صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ اسٹاف کے ساتھ. بااعتماد نام، بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی. عقیدہ